So hello and once again welcome to Vagdevi English Grammar classes. So today we are going to learn 10 confusable words. Okay, so what are they? They are actually words that sound alike and look similar when we pronounce and when we see the spellings, but they have different meaning and different spelling also. Okay, so for example, AFFECT effect क्या होता है? Effect and EFFECT effect दोनों इफेक्ट होता है, लेकिन इनके मीनिंग्स एंटायरली डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल THEIR देयर क्या होता है और THERE देयर क्या होता है, अलग है ना दोनों. सो ऐसी कुछ चीज़ आज के एपिसोड में हम सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन. बट बिफोर आई स्टार्ट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा. सो लेट्स बिगिन. The first pair of words is childish and childlike, as you can see on the screen. Okay, तो childish और childlike में अंतर क्या है? देखने में सिमिलर ही लग रहे हैं, ज़्यादा अंतर नहीं, ज़्यादा स्लाइट डिफरेंस इन द स्पेलिंग. तो childish माने क्या होता है? लेट्स सी फर्स्ट. ओके, childish माने होता है इमेच्योर और सिली. जैसा अगर हिंदी में बोले तो बचकानी. मतलब एक पर्सन है, वो बड़े हैं उम्र से, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते, एकदम बचकानी हरकतें करते हैं, बचकाना काम करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे चाइल्डिश. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हिज चाइल्डिश टेंट्रम सरप्राइज्ड एवरीवन एट द मीटिंग. सो डोंट बी एज चाइल्डिश, वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैच्योरली. ओके, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे. द सेकेंड वन इज चाइल्ड लाइक. चाइल्ड लाइक मैंने होता है इनोसेंट लाइक ए चाइल्ड, मैंने बच्चों का सा. कुछ लोग होते हैं लेकिन उनका जो सोच और उनकी बोलने का जो तरीका होता है एकदम बच्चों जैसा, इनोसेंट होता है, मतलब बहुत भोला. ओके, so for them we use childlike. For example, her childlike curiosity made her ask endless questions about the world. Okay, despite his age, he had a childlike enthusiasm for playing games. So the next pair of word is affect and effect. ओके, तो AFFECT effect एक्चुअली एक वर्ब है. एज अ वर्ब यूज होता है सेंटेंस में, जिसका मीनिंग है टू इन्फ्लुएंस और टू प्रोड्यूस अ चेंज. मतलब किसी चीज़ का प्रभाव या किसी चीज़ का परिणाम अगर बताना हो कि क्या हुआ, तो हम इफेक्ट यूज़ करेंगे, AFFECT effect. फॉर एग्जाम्पल, द कोल्ड वेदर विल अफेक्ट द क्रॉप्स नेगेटिवली. अगर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो क्या होगा, उससे क्रॉप्स पे नेगेटिव असर पड़ेगा. तो वो क्या है, वो प्रभाव है, परिणाम है. कोल्ड वेदर का परिणाम ये है, इफेक्ट ये है कि क्रॉप्स को नुकसान पहुंचेगा. ओके, हर मूड वॉज अफेक्टेड बाय द न्यूज़ शी रिसीव्ड. हर एक लड़की है, उनको कोई बैड नेगेटिव न्यूज़ मिला तो उससे उनका मूड अफेक्ट हुआ. ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज इफेक्ट. EFFECT effect is used as a noun in the sentence. इसका मीनिंग है अ चेंज दैट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन. कोई चीज़ हुई, उसका एक्शन क्या हो रहा है, ये बताने के लिए हम इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वॉज नोटिसेबल. मतलब एक पेशेंट है, उस पेशेंट को डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशन दिया तो उससे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है. ओके, पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पेशेंट रिकवर हो रहा है, तो वो मेडिसिन का असर है, मेडिसिन का असर ये है. तो वो असर को बताने के लिए यहाँ पे हम इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे. ओके, then the second sentence is the new GST regulations came into effect from September 15. yes, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हमारी सरकार ने एक नया रूल लागू किए जिसमें GST रेट्स कम किए गए. ओके, ये सबको पता है. तो ऐसी चीज़ें बताने के लिए हम जैसे किसी चीज़ का लागू होना, ओके, किसी चीज़ का लागू होना, वहाँ भी हम इफेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे. और किसी चीज़ का असर देखने के लिए भी हम इफेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड इफेक्ट. ओके, सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स आर वेरी एंड वेरी. ओके, WEARY क्या हो गया, वेरी हो गया, थोड़ा खींच के बोलना है, वेरी, क्योंकि इसमें ER है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज WARY, उसको बोलेंगे वेरी. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन. कोई फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा थक गया है, एग्जॉस्ट हो गया, तो उसके लिए हम द फर्स्ट वर्ड WEARY वेरी यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हीज आइज लुक्ड वेरी फ्रॉम लैक ऑफ स्लीप. कोई है,
उन्होंने प्रॉपर अपनी नींद नहीं ली है, तो उनकी आंखें देख के पता चल रहा है कि वो बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, थके हुए हैं। ओके, आफ्टर द लॉन्ग हाइक शी फेल्ट वेरी एंड नीडेड टू रेस्ट। तो हाइक मैंने यहाँ पे दो मीनिंग है। लॉन्ग हाइक मतलब किसी नेचुरल जगह पे घूमकर जब हम आते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाके हम आते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग हाइक बोलते हैं। और एक हाइक तो ये मीनिंग है। दूसरा हाइक का मीनिंग होता है चढ़ाई होना किसी चीज़ की, जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो भी हाइक करके बोलते हैं। तो देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ हाइक, बट यहाँ जो मीनिंग बता रहे हैं वो है कि थक जाना, मतलब एक लंबा यात्रा करके जब हम आते हैं, थक जाते हैं, तो उसके लिए भी हम हाइक वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आफ्टर द लॉन्ग हाइक शी फेल्ट वेरी एंड नीडेड टू स्लीप। लंबा घूम के आने के बाद शी जो है वो बहुत थक गई है और वो अभी आराम करना चाहती है। ओके, देन वेरी माने क्या होता है, टू बी कॉशियस, सावधान होना। इसका मीनिंग ये होता है कि सावधान रहना या होना। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड डिड नॉट ईजिली ट्रस्ट पीपल। ओके, शी जो है वो बहुत सावधान रहती है स्ट्रेंजर्स के प्रति और वो इजीली लोगों को ट्रस्ट नहीं करती है। कंज्यूमर्स आर वेरी ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स। आजकल ऑनलाइन स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, तो लोग रहते हैं बहुत केयरफुल रहते हैं, पर फिर भी हो जाती है। तो हियर ऑल्सो वी विल यूज दिस वर्ड वेरी, WARY। ओके, एवरीबडी मस्ट बी वेरी ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स। ओके, देन द नेक्स्ट टू पेयर ऑफ वर्ड्स इज कॉम्प्लीमेंट। ओके, पढ़ने में सिमिलर ही है, बस स्पेलिंग में स्लाइट डिफरेंस है। दैट इज पहले वाले कॉम्प्लीमेंट में एल के बाद ई आ रहा है और दूसरे कॉम्प्लीमेंट में एल के बाद आई आ रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, लेकिन देखिए मीनिंग कितना अलग है। जस्ट एक स्पेलिंग यहाँ पे अंतर हो रहा है, लेकिन मीनिंग कंप्लीटली अलग है। तो पहला वाला कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, व्हेन समथिंग गोस वेल विद समथिंग एल्स, मतलब कोई एक चीज़ किसी चीज़ का पूरक होना, मैंने कोई चीज़ किसी और चीज़ के साथ अच्छे से मैच करना, सिंपल अगर मैं कहूँ तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल द न्यू फर्नीचर इज़ ए लवली कॉम्प्लीमेंट टू द रूम्स डेकोर। रूम का, ड्राइंग रूम का जो डेकोरेशन है उसके हिसाब से जो नया फर्नीचर आया वो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पूरक हो रहा है एक दूसरे का। ओके, देन द शूज़ कॉम्प्लीमेंट द आउटफिट्स परफेक्टली। किसी ने एक बहुत अच्छा आउटफिट पहना है, कपड़े पहने हैं और उसके साथ शू जो है बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो वैसे चीज़ें बताने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। ओके, दूसरा कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे एल के बाद आई आ रहा है उसका मीनिंग क्या है, टू से समथिंग नाइस टू समवन। ओके, मतलब सिंपल अगर मैं कहूँ तो किसी को किसी के काम की शाबाशी देना। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी गेव हिम सिंसियर कॉम्प्लीमेंट ऑन हिज प्रेजेंटेशन स्किल्स। कोई व्यक्ति है, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो उनको लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। अगर मेरा अच्छा होगा तो आप लोग जरूर कॉम्प्लीमेंट देंगे। ओके, सो ही रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स ऑन हीज न्यू नेट आर्ट वर्क। ओके, सो लाइक दैट। सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स आर प्रिंसिपल। Principal, first principal is PRINCIPAL and the next one is PLA. Okay, slight difference in the spelling but the meaning is completely different. तो पहले वाला का मीनिंग देखते हैं, which is PAL, that is head of an educational institute. ओके, से स्कूल के भी हेड हो गए, कॉलेज के हेड हो गए, हाँ, उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ये दिस इज़ वेरी कॉमन, ये सबको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल अनाउंस द एनुअल अवार्ड्स सेरेमनी। ओके, एंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन इज़ ₹1 लाख। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल का एक मीनिंग और बनता है। एक प्रिंसिपल तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, सम एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ओके, दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा सेंटेंस, जो सेकंड सेंटेंस यहाँ है उसमें जो प्रिंसिपल है उसका मतलब क्या है, उसका भी एक और मीनिंग है, आप समझ गए होंगे। वो ये है कि मान लीजिए अगर हमने किसी से लोन लिया, ओके, और जब हम चुकाएंगे तो क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट के साथ चुकाते हैं ना। ओके, तो जो हमने लोन लिया दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट होता है। फिर जब हम चुकाते हैं तो वो इंटरेस्ट के साथ हम बाद में चुकाते हैं। ओके, वो इंटरेस्ट कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का एक मीनिंग और हमने सीख लिया। ओके, देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज विच इज़ PLE। उसका मतलब क्या होता है, अ मॉरल वैल्यू। अ मॉरल वैल्यू मतलब कोई सीख देना, राइट। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लेन्स वाई ऑब्जेक्ट्स फॉल। अब देखिए ग्रेविटी के बारे में हम सब ने पढ़ा है, ग्रेविटी की वजह से ही चीज़ें नीचे गिरती है।
अब इसके साइंटिस्ट कौन है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया था दुनिया को। ओके, सो देयर डिसीजंस आर गाइडेड बाय एथिकल प्रिंसिपल्स। ओके, लाइक दिस वी कैन यूज दिस टू वर्ड्स इन अवर communication. So the next pair of word is dual. Dual, dual is one and duel is one. Okay, so dual means what? Involving two parts or element. Okay, अगर कोई ऐसा चीज़ है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक जैसे दो पार्ट्स हैं, ओके, या एक जैसी दो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की गई हैं, तो हम डुअल बोलेंगे। तो ये एक्चुअली दो चीज़ें के लिए यूज़ हो सकता है डुअल। एक तो किसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने बताया, इस किसी इंस्ट्रूमेंट में दो पार्ट्स लगे हैं एक जैसे, तो उसके लिए हम डुअल यूज़ करेंगे। और ये इंसानों के लिए भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि इंसान भी डुअल पर्सनैलिटी के होते हैं, अगर आपने सुना होगा तो लोग भी डुअल पर्सनैलिटी से होते हैं। मतलब इंसान एक होगा, उनकी पर्सनैलिटी दो अलग अलग तरह की होती है, तो इंसानों के लिए भी यूज़ हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। द कार हैज़ ए डुअल फ्यूल सिस्टम रनिंग ऑन बोथ पेट्रोल एंड CNG। ओके, एक कार है जो ड्यूअल फ्यूल सिस्टम, मतलब उसमें फ्यूल डालने के दो तरह के सिस्टम बनाए गए हैं, एक तो पेट्रोल एंड दूसरा CNG गैस। ओके, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्मार्टफोन फ्यूचर्स अ ड्यूअल कैमरा सेटअप फॉर बेटर फोटोग्राफी। आजकल के स्मार्टफोन्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें दो कैमरे लगे होते हैं, जिससे बेटर फोटोग्राफी की जा सके। ओके, सो लाइक दैट। तो डुअल का मीनिंग आपको समझ में आ गया। देन द नेक्स्ट वर्ड इज DUEL। उसका मीनिंग क्या है? फॉर्मल फाइट और इंटेंस कंपटीशन। मतलब दो लोगों में कोई फॉर्मल फाइट हो रहा है या कोई इंटेंस कंपटीशन है कि भैया टक्कर का, हाँ, तो उसको ही बोलेंगे डुएल। फॉर एग्जांपल, जैसे कहते हैं ना दोहरी, ऐसे दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो भागों में अगर कोई फाइट होता है तो उसको बोलते डुएल। ओके, DUEL वाला डुएल। ओके, फॉर एग्जांपल, the two runners will duel for the lead. Okay, the chess match turned into a strategic duel. Like that, these two words will use in the English communication. So the next pair of word is stationary. One is STATIONARY and the another one is STATIONERY. तो अंतर सिर्फ A और E का है। फर्स्ट वन इज ARY एंड द सेकेंड वन इज ERY। ओके, तो पहला वाला हम समझते हैं विच इज़ ARY, दैट इज, इसका मतलब ये होता है स्टेबल, स्थिर रहना। ओके, कोई चीज़ मूवमेंट नहीं होना किसी चीज़ में, वो स्थिर ही रहना, एक ही जैसे रहना, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी। फॉर एग्जाम्पल, द कार रिमेन स्टेशनरी एट द रेड ट्रैफिक लाइट। अब लाल बत्ती जल गई रोड पे तो क्या होगा? कार को तो रुकना पड़ेगा ना, कार थोड़ा ना लेके चले जाएंगे आगे, कार की कोई भी व्हीकल हो। तो there we will use this word stationary, which is ARY. Okay, the stationary train allowed passenger to board safely. कोई ट्रेन है वो खड़ी है, that is not moving, तो वो अलाउ कर रही है पैसेंजर्स को कि वो सेफली बोर्ड कर सके। स्टेशन में ट्रेन रुकती है ना, ताकि पैसेंजर जो है वो उसमें बोर्ड कर सके, ट्रेन पे चढ़ सके। ओके, तो कोई चीज़ स्टेबल है, कांस्टेंट है, रुकी है, ऐसे बताने के लिए हमें ARY वाला स्टेशनरी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ERY। ERY वेरी कॉमन है, सबको पता है, दैट इज़ राइटिंग मटेरियल। जो भी राइटिंग मटेरियल, पेन, पेंसिल, स्केल, पेपर्स, बुक्स, नोटबुक्स, रजिस्टर्स, जितने भी चीज़ें हम स्टेशनरी शॉप से खरीदते हैं ना, दैट इज स्टेशनरी, राइटिंग मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, शी रोट द लेटर ऑन द पेपर फ्रॉम हर पर्सनलाइज स्टेशनरी सेट, लाइक दैट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स आर काउंसिल। Council, COUNSEL is one and the next one is COUNCIL is one. Okay, तो पहला वाला हम समझते हैं विच इज़ SEL। उसका मीनिंग है लीगल एडवाइस और गाइडेंस। ओके, किसी को काउंसलर्स होते हैं, आपने सुना ही होगा, जो लोगों को लीगल एडवाइस देते हैं या गाइडेंस देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनको बोलते हैं काउंसिल या काउंसलर। ओके, फॉर एग्जांपल, द कंपनीज लीगल काउंसिल एडवाइज्ड कॉशन विद द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कंपनी के कुछ लीगल काउंसलर्स हैं जो एडवाइस कर रहे हैं कंपनी को, कंपनी के अथॉरिटीज़ को, कि वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, देन द सेकंड सेंटेंस, ही ऑफर्ड वाइज काउंसिल टू हिज फ्रेंड्स फेसिंग डिफिकल्टीज। ओके, ही इज़ अ पर्सन, उनके फ्रेंड कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो ही इज़ काउंसलिंग हिम और एडवाइसिंग हिम। ओके,
देन द नेक्स्ट काउंसिल विच इज CIL, उसका मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू मेक रूल्स, लॉस और डिसीजन। ओके, जैसे हमारे देश में क्या सरकार लेती है डिसीजंस, ऐसे ही कुछ एक पर्टिकुलर लोगों का 5-10 लोगों का एक ग्रुप चुना जाता है जो रूल्स बनाती है, वो लॉस कानून बनाती है और डिसीजन लेती है कि क्या काम कैसे होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल द सिटी काउंसिल अप्रूव्ड द न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, सिटी काउंसिल एक नया प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं। शी वॉज elected to the village council last year. So like that. So the last pair of words are misinformation and disinformation. As you can see, the difference is only M and D. तो मिस इन्फॉर्मेशन समझते हैं हम, इसका मतलब होता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब झूठी खबर फैलाना। ओके, द एग्जाम्पल्स आर द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया कैन बी हार्मफुल। सोशल मीडिया पे अगर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते तो उससे बहुत पैनिक हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है। देन द सेकेंड सेंटेंस, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एम टू कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ इश्यूज़। ओके, तो मिस इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? झूठी खबर फैलाना। देन द नेक्स्ट वन इज डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन मन भी यही होता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू हाइड द ट्रूथ बट नॉट अ मिस्टेक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यही होता है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन वो किसी के नुकसान के लिए नहीं होता है, वो एक गुड कॉज के लिए होता है। कैसे? अभी मान लीजिए हर कंट्री की अपनी एक मिलिट्री, एक डिफेंस की एक अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि उनके प्लान्स क्या हैं, इनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं। वो कभी डिस्क्लोज चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। उसके बारे में हमेशा हमें मिस इन्फॉर्मेशन ही नहीं देना चाहिए। कभी भी हमारे पास कितनी ताकत है, हमारे पास क्या कमजोरी है, वो दूसरी कंट्री को नहीं पता चलना चाहिए। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें जिन्हें सीक्रेटिव रखने की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे हम डिस इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके, दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। तो डिस इन्फॉर्मेशन का मीनिंग ये है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही देना होता है, लेकिन यहाँ पर एक गुड कॉज के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल द कैंपेन वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस voters. The fact checkers work to identify the country disinformation online. Okay, so that's all for today. So I hope आपको पसंद आया होगा. So see you and thank you.